हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। और आज की इस वीडियो को जो इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस की है ऑफ 22 अक्टूबर 2021 दिल्ली एडिशन। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। दैट इज़ इंडिया ने जो है 1 बिलियन जो है कोविशील्ड या कोवैक्सीन की डोजेस जो है वो एडमिनिस्टर कर दी है अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को। अब यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट को जो है वर्ल्ड ओवर जो है अप्रिशिएट किया गया है। जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस, उन्होंने भी जो है इंडिया के लोगों को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के जितने हेल्थ वर्कर्स और एवरीबडी हु वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर टास्क, सबको जो है कंग्रेचुलेट करते हुए कहा है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है। और इंडिया जो है सेकंड कंट्री बन गया है जिसने 1 बिलियन से ज़्यादा जो है डोजेस दे चुके हैं। हम यूएस की पॉपुलेशन का डबल जो है वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। 9 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी जो है हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसी चीज़ को सेलिब्रेट जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया गया है। और कल का दिन, दैट इज़ द डे ऑफ 21 अक्टूबर 2021, इस डेट को जो है इंडिया ने ये हिस्ट्री बनाई है। तो हमसे ज़्यादा क्या किसी कंट्री ने डोजेस जो है कोविशील्ड या कोवैक्सीन या किसी और कोरोना वायरस वैक्सीन की जो डोजेस प्रोवाइड की हैं? तो हाँ, चाइना जो है वो वर्ल्ड लीडर है। चाइना ने अभी तक जो है सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीन एडमिनिस्टर कर चुके हैं। वो करीब करीब 2 बिलियन से ज़्यादा जो है वैक्सीन डोजेस जो हैं वो एडमिनिस्टर कर चुके हैं। तो अब थोड़ी स्टैटिक पोर्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो इंडिया में ये जो अचीवमेंट हमने की है, तो इसमें कौन कौन सी वैक्सीन जो है रही है। देखिए, वैक्सीन तो हमारे इंडिया में बहुत सारी हैं जो आज के टाइम में अवेलेबल हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट दो वैक्सीन हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई हैं इंडिया में, उनमें से एक है कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका ने बनाई है। ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने मिलके बनाई है। ठीक है, और दूसरी जो है वो है कोवैक्सीन। ये कोवैक्सीन जो है ये इंडियन है। इट इज़ होम ग्रोन, इट इज़ मेड इन इंडिया बाय भारत बायोटेक। और ये भारत बायोटेक जो है इट इज़ एन हैदराबाद बेस्ड कंपनी, और इसके जो हेड हैं डॉक्टर कृष्णा एला, ठीक है, उन्होंने भी कल ट्वीट करके जो है इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया। इसके अलावा जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, और इसके जो ओनर हैं दैट इज़ अदार पूनावाला। तो इन सब ने जो है कल ट्वीट करके कहा है। लेकिन पर्सनली एज एन इंडियन, एज अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई वांट टू थैंक थ्रू दिस वीडियो हूसोएवर इज़ वाचिंग ऑल द हेल्थ वर्कर्स, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हर एक एम्प्लॉय को, और हर उस इंसान को जिसने सॉफ्टवेयर के थ्रू या हार्डवेयर के थ्रू अपनी कंट्रीब्यूशन दी है इस पर्टिकुलर जो है मिशन में। एंड वी एज अ नेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। तो इंडिया ने ये बहुत अच्छी और एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट कर ली है। बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर डाउट किया था कि इंडिया ये सब कैसे कर पाएगा, इंडिया में क्या इतना डिसिप्लिन होगा। देखिए, आज के टाइम में आई वुड लाइक टू टेक टाइम एंड से दिस ऑन रिकॉर्ड दैट हम वेस्टर्न कंट्रीज से फार फार बेटर हैं। वहाँ पे वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा है। लोग फालतू के अनसाइंटिफिक अनप्रूवन र्यूमर्स को प्रमोट कर रहे हैं। एंड यहाँ तक कि ये स्टुपिडिटी जो है कुछ बहुत प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज़ में भी फैल चुकी है। आप, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स हेयर, बट देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज़ हु आर इंडल्जिंग इन सच काइंड ऑफ फियर मॉन्गरिंग कि इस वैक्सीन को लेने से ये साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस स्पेशली इन द यूएस। तो यूएस में तो बहुत ज़्यादा जो है एंटी वैक्सीन स्टांस लोगों का है। बट डिस्पाइट दैट, हम जो कि हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है एक टाइटल डिक्लेयर किया जाता है कि हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं है या हमारा जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, despite that we have achieved this and we have done better than so many else. So this is not a small thing, इसीलिए इसे
पूरा देश जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है और इसीलिए इसे पूरा वर्ल्ड जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है. सो अगेन एज एन इंडियन टू अनदर इंडियंस, ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई कांग्रेचुलेट यू ऑल. तो अगर आपने अपनी वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं ली है तो प्लीज़ एज सून एज यू आर एलिजिबल टू गेट योर सेकेंड डोज, डू गो एंड गेट इट. आई हैव गॉट ऑल माई बोथ द डोजेस. चलिए, तो विद दिस अब आप लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ऑलराइट, तो अगली जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उस केस में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपका राइट टू प्रोटेस्ट है वो आपके पास है इवन फॉर द मैटर्स जो सब जुडाइज हैं. अब सब जुडाइज क्या होते हैं? सब जुडाइज आर द मैटर जो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, आप उन मैटर्स को लेके प्रोटेस्ट कर सकते हैं बट आप रोड ब्लॉक्स नहीं कर सकते, क्यों? पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं कॉज कर सकते. देखिए, हमारा जो ये सारा पूरा इशू उठा है, ये उठा है कि नोएडा की एक रेजिडेंट ने जो है, जो अभी वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर्स पे जो फार्मर्स की एजिटेशन चल रही है उस वजह से जो वहाँ पे रोड ब्लॉक्स हो रखी हैं उनके अगेंस्ट जो है ये पिटिशन फाइल की थी. तो फार्मर्स या इंडिया के हर सिटीजन को जो है कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन वो राइट्स जो हैं एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है. तो उन्हीं में से एक राइट है आर्टिकल 19. ये आर्टिकल 19 जो है आपको अब राइट देता है राइट टू प्रोटेस्ट. तो जो आपका राइट टू प्रोटेस्ट है वो इसी के अंडर कवर होता है आर्टिकल 19, विच इज़ एक्चुअली नथिंग बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो इसी के तहत जो है आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं और ये इसमें इंक्लूड होता है. सो दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट. तो अगर आप, लेकिन अगेन एज आई सेड कि दे आर ऑल क्वालिफाइड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट. तो क्वालिफाइड है तो इसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपका जो प्रोटेस्ट है हमेशा ही पीसफुल होना चाहिए. वहाँ पे अगर कोई भी वेपन्स यूज़ किए जाते हैं या इनफैक्ट उस पर्टिकुलर असेंबली में वेपन्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रोटेस्ट है आपका पीसफुल नहीं माना जाएगा. और गवर्नमेंट और जो अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास ये पावर है कि वो आपको डिस्पर्स वहाँ से कर सकते हैं. तो याद रखिएगा, जब भी आप प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी जो है वेपन नहीं होना चाहिए. मोर ओवर, अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि रोड ब्लॉक करना या प्रोटेस्ट से किसी तरह के का पब्लिक इनकन्वीनियंस कॉज करना जो है इस राइट की वायलेशन ही माना जाएगा. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रोटेस्ट ओके इवन ऑन मैटर्स बिफोर कोर्ट बट रोड कांट बी ब्लॉक. दिस हैज़ बीन सेड बाय नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो ये रहेंगे कि आपको आर्टिकल 19 पता होना चाहिए कि जिसके तहत जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एग्रेशन, और उसके ही अंडर आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की जो है आज़ादी और राइट मिलता है. लेकिन अगेन ये क्वालिफाइड है, पीसफुल होना चाहिए, पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए और आप यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी अनलॉफुल असेंबली, गैदरिंग, एक्टिविटी एक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज योर नेक्स्ट सेकेंड न्यूज़. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो यहाँ पे ये जो थोड़ी न्यूज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो ये न्यूज़ क्या कहती है? ये न्यूज़ ये कहती है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक पूरा का पूरा वॉर रूम जो है वो सेटअप किया है. अब ये वॉर रूम किस चीज़ के लिए सेटअप किया गया है? दिस वॉर रूम हैज़ बीन सेटअप फॉर द सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स. अब वह हमारा जो एक फर्टिलाइज़र होता है जिसका नाम है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये जो फर्टिलाइज़र है सडनली इसकी जो है शॉर्टेज हो गई है. शॉर्टेज नॉट ओनली डोमेस्टिकली बट इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी काफ़ी जो है शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. और दूसरी तरफ अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो नया सोइंग सीज़न जो कि राबी सीज़न है हमारा, उसमें सोइंग स्टार्ट हो रही है. तो राबी सीज़न में जो प्रोमिनेंट क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं वो आपको पता ही है. एक तो वीट है, वीट के अलावा मस्टर्ड है जिसको सरसों बोलते हैं, इसके अलावा पोटैटो है यानी आपका आलू,
ठीक है। तो पोटैटो, मस्टर्ड, वीट, ये सब राबी की जो है मेन क्रॉप्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीट जो है वो यूजुअली अभी नहीं, नवंबर के अराउंड सो किया जाता है। मस्टर्ड और पोटैटो जो हैं ये अक्टूबर में सो की जाती हैं। तो इन्हीं के लिए जो है ये फर्टिलाइजर्स काम आते हैं। तो इसलिए जो है इसकी शॉर्टेज हो गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पूरा का पूरा वॉर रूम जो है उसे सेटअप कर दिया है। वॉर रूम का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे 24/7 जो है वो काम चल रहा है। तो इस वॉर रूम में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है जो, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स कंपनीज जो हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है, ये सब जो हैं टैंडम में काम कर रही हैं। पहले क्या होता था कि जो फर्टिलाइजर्स अलॉट होते थे वो स्टेट वाइज अलॉट होते थे कि इस स्टेट की इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस स्टेट में आप भेज दीजिए। अब जो है क्योंकि शॉर्टेज चल रही है तो उसकी वजह से हमारे फार्मर्स सफ़र ना करें, उनकी क्रॉप्स ख़राब ना हो, तो इस बार जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है पूरी की पूरी आपकी जो डिमांड है उसको मॉनिटर किया जा रहा है और अकॉर्डिंगली सप्लाई किया जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वीट अभी सो नहीं की जाएगी, मस्टर्ड और पोटैटो अभी सो किए जा रहे हैं। तो मस्टर्ड और पोटैटो की प्रायोरिटी जो है हाई है एज़ कम्पेयर टू वीट। तो यूजुअली यहाँ पे एक क्यू बनती होती थी हर सीज़न की, तो उस क्यू में स्टेट वाइज जो है लिस्ट बनती होती थी। तो जिस स्टेट में मस्टर्ड और पोटैटो ज़्यादा है, अगर वो लिस्ट में नीचे है तो इस बार के लिए उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो जंप करके लिस्ट में ऊपर आ जाए और उन्हें जो है डीएपी पहले सप्लाई हो। इससे क्या होगा कि फार्मर जो है टाइमली अपनी क्रॉप सो कर पाएगा और उसकी क्रॉप जो है वो ख़राब नहीं होगी। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, स्टेट में वीट ज़्यादा उग रही है, दूसरी में मस्टर्ड ज़्यादा उग रही है, तो अक्टूबर 2021 में जब शॉर्टेज हो रही है डीएपी की, तो प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, उस क्रॉप, उस स्टेट को मिलनी चाहिए जहाँ पे मस्टर्ड ज़्यादा है। तो इसीलिए ये वॉर रूम सेटअप किया गया है और पहली बार हुआ है कि इतनी माइन्यूट प्लानिंग जो है सेंटर की तरफ से की जा रही है। बिकॉज जो कंडीशन है वो थोड़ी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है, क्योंकि ग्लोबली और डोमेस्टिकली थोड़ा जो है इशू ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इशू। इसके अलावा और जो है यहाँ पे सारा का सारा जो काम है वो टैंडम में किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और जो है फर्टिलाइजर्स कंपनी। अब फर्टिलाइजर्स कंपनी ने इंपोर्ट ऑर्डर्स भी साइन किए हुए हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो रहा है, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट को साथ साथ इस यहाँ पे जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। सो इन केस एनी ऑफ यू नो समबडी, या आप खुद जो हैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, तो र्यूमर्स पे बिलीव मत कीजिए। कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, लेजिटिमेट अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट कीजिए। इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ शॉर्टेज, आई एम श्योर दे विल बी प्रोवाइडिंग यू एडिक्वेट मटीरियल। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंड न्यूज़। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि ऑल दोज हु आर वाचिंग द वीडियोस, आप कमेंट सेक्शन में इसमें आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइज़र्स कौन है, ये मिनिस्ट्री जो है ये किसके अंडर आती है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताइएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र्स किसके पास आती है मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो ये भी बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। तो अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में पीएम गति शक्ति नाम का जो एक प्लान है, रोड मैप है, वो गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान जो है वो लॉन्च किया है। तो इसमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और इंडिया में जो है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी एक एडवांस इकोनॉमी के स्केल पे जो है डेवलप की जाएगी। तो इसी पीएम गति शक्ति प्लान के लिए जो है नेशनल मास्टर प्लान के लिए कैबिनेट ने एक 3 टायर मैकेनिज्म को जो है अप्रूवल दे दिया है। तो ये 3 टायर मैकेनिज्म करेगा क्या, ये 3 टायर मैकेनिज्म जो है बेसिकली
जो जितने भी इस पीएम गति शक्ति प्लान के अंडर प्रोजेक्ट्स होंगे या आप कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे या और भी कोई स्कीम्स या इम्प्लीमेंटेशन होगी, उन सबको जो है टाइम टू टाइम रिव्यू और मॉनिटर जो है करता रहेगा ताकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो टाइमली हो। देयर आर नो प्रोजेक्ट डिलेज, देयर आर नो कॉस्ट ओवररन्स। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, एक सबसे पहली प्रॉब्लम होती है लैंड एक्विजिशन में, कि किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए लैंड बड़ी मुश्किल से एक्वायर होती है। ठीक है, लैंड एक्विजिशन करते 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 जो है इसी का एक डोमिनो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि प्रोजेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। प्रोजेक्ट डिले की वजह से क्या हो जाती हैं, कॉस्ट ओवररन्स हो जाते हैं। तो इसको मैं ऐसे लेमन टर्म में एक्सप्लेन करूँगा कि आपने घर बनाना था, घर बनाने के लिए आप ले ढूंढ रहे हैं ज़मीन, ज़मीन आपको मिली नहीं, तो आपने सपोज़ कीजिए 2021 में घर बनाने का प्लान बनाया और आपने ज़मीन देखनी शुरू की। तो 2021 में ज़मीन के रेट अलग थे, तो लेकिन आपको ज़मीन मिल नहीं रही है। ज़मीन मिल कहीं जहाँ पे भी आपको पसंद आती है वहाँ पे ज़मीन का कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है, या जिससे ज़मीन खरीदनी है वो आपको नहीं देना चाहता, या फिर कोई और टेक्निकल रीजंस आ जाते हैं। तो इन दैट केस आपको करते 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 जो है ज़मीन फाइनली मिलती है 2022 में। ठीक है, तो 2022 में जब आपको ज़मीन मिली है, तब उस टाइम पे आपने अपना एक 2021 में जब आपने घर बनाने की किया था तो आपका एक बजट था। तो उस बजट में आपने सीमेंट, ईंट, पत्थर घर में और जितनी भी चीज़ें लगनी हैं, चाहे वो लोहा हो, लक्कड़ हो, वॉट एवर इट इज़, सबका जो है प्राइस आपने माइंड में रखा हुआ था कि मेरा इतना इतना लगेगा, मेरा ये प्लान है, मैंने ऐसे घर बनाना है, इतनी टाइल्स लगवाऊंगा, इसका ये प्राइस रहेगा। लेकिन 2022 आते आते जो है इन्फ्लेशन अपना काम कर गई, तो प्रोजेक्ट तो आपका डिले हुआ ही हुआ क्योंकि 2022 पहुंच गया है, उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन की वजह से आपका कॉस्ट जो है वो ओवररन कर गया। वो अब जो है जो पिछले साल टाइल्स आपको लेट्स से 2,000 रुपये में एक बॉक्स में मिल रही थी, अब वो आपको 2,200 रुपीज़ अब बॉक्स मिल रही हैं। तो इस वजह से जो आपका बजट था 2021 वाला, जो आपका बजट था वो हिल चुका है। अब इसे ही कहते हैं कॉस्ट ओवररन। तो ये कॉस्ट ओवररन जो है किसी एक प्रॉब्लम की वजह से अगर ये प्लान रुकता है तो उसकी वजह से सारा का सारा ये डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ना हो इसीलिए पीएम गतिशक्ति प्लान के लिए एक 3 टायर मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया गया है, और इस 3 टायर मैकेनिज्म को जो है करेंगे हेड एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, EGOS। इस एम्पावर्ड ग्रुप को जो है हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी एट प्रेजेंट कौन है। ठीक है, इनके साथ साथ यहाँ होंगे 18 मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरीज। सेक्रेटरीज फ्रॉम 18 मिनिस्ट्रीज विल बी देयर। तो इस सब को जो ओके किया है वो किया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। जैसे कि आप जानते हैं देयर आर मैनी कैबिनेट कमेटीज़, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन होते हैं। तो उन्होंने ही इनको फाइनलाइज कर दिया है। तो इसके अलावा और क्या क्या होगा यहाँ पे पीएम गति शक्ति के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप होगा, एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट होगा। तो ये जो 3 टायर प्लान है या 3 टायर मैकेनिज्म है, इनमें यही 3 जो हैं आपको मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो है वो हाईएस्ट लेवल रहेगा। ठीक है, एंड एज आई सेड 18 मिनिस्ट्रीज एज मेंबर्स होंगी, और हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन्स जो होंगे वो इसके मेंबर कन्वीनर रहेंगे। तो इसमें जो है सारा का सारा जो स्ट्रेस रहेगा वो यही रहेगा कि इस प्लान को एज पर टाइमलाइन चलाया जाए और स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के से अबाइड किया जाए, ताकि अगर इंटर मिनिस्टीरियल कोई ओवरलैपिंग आती है किसी ज्यूरिसडिक्शन की या किसी टास्क की, तो उसे जो है इस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो सॉरी सेक्रेटरीज जो है EGOS में जो है उस सारे मैटर्स को सॉर्ट कर लिया जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि एक फाइल जो है दूसरी मिनिस्ट्री में जाती है और वहाँ वो पेंडिंग रहती है। यहाँ पे जब सब एक साथ मिलके काम करेंगे तो वो जल्दी जो है मैटर सॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है
इंडिया और यूके की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो गई है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज है? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा कि इंडिया और यूके की एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी चल रही है और एक नेवल एक्सरसाइज भी चल रही है, इन दोनों का क्या नाम है? तो मिलिट्री एक्सरसाइज में अभी आपको मैं आर्मी एक्सरसाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ये उत्तराखंड में चल रही है राइट नाउ, और जो नेवल एक्सरसाइज है वो अभी शुरू होने वाली है। तो ये जो एक्सरसाइज होंगी अब, इसका जो फोकस रहेगा वो डिजिटल इंटरऑपरेटेबिलिटी पे रहेगा। तो इंडिया में जो है ये एक्सरसाइज नेवी की जो कंडक्ट की जाएगी, इंडियन नेवी और यूके यानी ब्रिटेन की नेवी के बीच में ये कंडक्ट की जाएगी अरेबियन सी में। ठीक है, तो इसमें जस्ट अ मिनट, सॉरी अबाउट दैट। तो इसमें यूके ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप विच हैज़ बीन लेड बाय HMS क्वीन एलिजाबेथ, जैसे हमारा INS विक्रांत है ऐसे ही इनका HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि इनका वन ऑफ द बिगेस्ट और लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ इसकी खासियत क्या है कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर है, दैट मीन्स इट इज़ लेटेस्ट विद ऑल द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़। ज़्यादा डिटेल्स जो हैं इसकी कोई भी कंट्री अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स की ज़्यादा डिटेल जो है पब्लिक नहीं करता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट। तो ये 65,000 टन्स और 4.5 एकड़ ऑफ फ्लाइट डेक, तो आप इसका साइज़ देख सकते हैं। इसमें कम से कम 3700 जो हैं नेवल पर्सनल्स जो हैं एट अ टाइम काम करते हैं। तो ये जो दो एक्सरसाइजेज हैं जिसका मैंने आपको नाम नहीं बताया और आपने चेक करके कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे इन एक्सरसाइज का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा डिजिटल इंटरऑपरेटिबिलिटी पे। अब देखिए यूके जो है ब्रेग्जिट के बाद एक ग्लोबल रोल की तरफ जो है जाने की कोशिश कर रहा है। यूके जो है EU का जब तक पार्ट था तो वो अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करने में थोड़ा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा था, तो इसीलिए जो है उन्होंने अपने आप को EU से अलग लिया है। और EU से अलग लेने के बाद अब वो चाहते हैं कि जैसे US की अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, रशिया की अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, चाइना हैज़ देयर ओन सेल्फ आइडेंटिटी, सिमिलरली यूके विच इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड अ वेरी एडवांस्ड कंट्री, वो चाहते हैं कि हमारी भी अपनी एक ग्लोबल रिकग्निशन हो, इसीलिए उन्होंने एक ये ग्लोबल मिशन लिया है। तो ये इंडो पैसिफिक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इंडो पैसिफिक में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और इसी इंडो पैसिफिक के चलते इन्होंने अपने इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को जो है इंडो पैसिफिक में प्लेस किया था। तो इसमें ये 40 कंट्रीज़ विज़िट करा था और 40 कंट्रीज़ विज़िट करने के बाद वापस जाते हुए इसने इंडिया के साथ जो है अब ये एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज का नाम अगेन चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। चलिए ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया जो है प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस नए प्रोग्राम का नाम है वीर गाथा। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है वीर गाथा। अब वीर गाथा से ये काफ़ी मिलता, मतलब नाम से ही, अब जब मैं आपको ये प्रोजेक्ट समझाऊंगा तो आप अगली बार नाम से ही इस पर पहचान जाएंगे। तो इसमें जो है स्कूल स्टूडेंट्स 3rd क्लास से लेके आपके 12th क्लास तक के जो स्कूल स्टूडेंट्स होंगे उन्हें जो है आप कह लीजिए मोटिवेट किया जाएगा कि वो इंडिया में जितने भी गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है कोई पोयम, कोई आप कह लीजिए एसे, कोई पेंटिंग या कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो है उसे डेवलप करे और इनको जो है डेवलप करने के बाद सबमिट किया जाएगा टू द स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल, SERT जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्हें आगे
पूरा पब्लिकली डिस्प्ले किया जाएगा और हो सकता है कि आगे चल के ये उनका भी पार्ट बने, हमारे सिलेबस का भी पार्ट बने। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम जो है रखा गया है प्रोजेक्ट वीर गाथा। तो इसमें एम क्या क्या किया गया है कि स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली उनको अवेयर करवाना है कि हमारे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स कौन हैं। देखिए हमारे कंट्री के जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, मिलिट्री अवार्ड्स हैं, और इनको साल में 2 बार दिया जाता है। एक 26 ऑफ जैन को जो कि हमारा रिपब्लिक डे है, ठीक है, और दूसरा जो है 15 ऑफ अगस्त को जो कि हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस डे। तो इन दोनों में जो है, इन 2 डेज़ को जो है मिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स को जो है आप गैलेंट्री अवार्ड प्रेजेंट करते हो। और बहुत कम जो है ये न्यूज़ में आते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है जो एक आधा न्यूज़ में आता है, अदरवाइज ज़्यादातर ये न्यूज़ में नहीं आते हैं। तो इसकी वजह से इनका जो सेक्रीफाइस है या इनकी जो ड्यूटी है, देखिए आई बीइंग एन आर्मी पब्लिक स्कूल एलुमिनस, हमें एक छोटे होते ही एक चीज़ सिखाई जाती थी, दैट प्राइड इज़ अ सोल्जर्स वेल्थ। सोल्जर जो होता है ना, उसकी जो वेल्थ होती है वो प्राइड होती है, ऑनर होता है, डिग्निटी होती है। वो पैसे के लिए काम नहीं करता है, वो ऑनर, डिग्निटी, बटालियन की इज्जत, देश की आन के लिए काम करता है। तो अगर वो प्राइड ही ना उसे मिले तो सोल्जर के पास कुछ नहीं है। तो आपने देखा होगा कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। वो जो कॉन्फिडेंस है वो प्राइड ही है, वो प्राइड ही लेके आती है। तो उसी चीज़ को उनको जो ये उनकी एक्ट ऑफ ब्रेवरी है उस चीज़ को ऑनर करने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है। तो जो बेस्ट 25 एंट्रीज होंगी, ठीक है, उन्हें नेशनल लेवल पे जो है अवार्ड किया जाएगा ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है। तो सबमिशंस जो हैं नवंबर 20 तक आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है 3rd से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इट कैन बी अ पेंटिंग, इट कैन बी एन एसे, इट कैन बी अ पोएम, इट कैन बी अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो SERT जो है उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेजेगी और उसके बाद ठीक है, और उसके बाद जो है ये सारा 26 ऑफ जनवरी को अवार्ड किया जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल था ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया था, ठीक है, कि स्कूल स्टूडेंट्स को जो है उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ जो हैं गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के ऊपर बनाए। तो सेंटर ने से भी ये सजेस्ट किया है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रखिएगा कि मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना जो विजन है फॉर द कंट्री कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स जो हैं उन सब से रिलेटेड, तो एक बहुत अच्छे से इनोवेटिव तरीके से, एक इंस्पायरिंग वे से, एक ऑनरिंग वे से प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो आपको ये भी याद होगा कि 2016 में जो है सेंटर ने एक बुक लॉन्च की थी जो कि परमवीर चक्र विनर्स के ऊपर थी, अवॉर्डेड टू द परमवीर चक्र विनर्स। चल, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो ये एक फॉलोअप न्यूज़ ही है। ये फॉलोअप न्यूज़ कैसे है कि सेंटर कल जो है हमने एक माइलस्टोन अचीव किया ऑफ 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन्स जो है शॉट्स हमने प्रोवाइड किए हैं। तो उसी में ही जो है डिफरेंट तरीके से इसको सेलिब्रेट किया गया थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पे रेड फोर्ट से जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने एक ऑडियो विजुअल जो है फिल्म उसको लॉन्च किया फ्रॉम रेड फोर्ट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है तो उनके अंडर जो 100 आइकॉनिक साइट्स थी जिनमें आप यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी, जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो में ही आप देख सकते हैं, दिस इज़ सन टेम्पल कोणार्क। तो इनको जो है वो लाइट अप किया गया था इन ट्राई कलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन, वाइट और सैफरन। तो इनको लाइट अप किया गया था टू मार्क दी कंप्लीशन ऑफ 100 करोड़ जैब यानी 100 करोड़ वैक्सीन शॉट्स,
ठीक है। इसके अलावा और कैसे इसे सेलिब्रेट किया गया था, तो जितनी भी शिप्स इंडिया के पोर्ट्स पे खड़ी थी सब ने हॉन्क करके जो है इसे सेलिब्रेट किया। तो जैसे होता है ना जब कोई जश्न वगैरह निकल रहा होता है तो सब इकट्ठे हॉर्न बजा के एक सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्दो हमारे कंट्री में ये कम देखने को मिलता है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो हम तो बैंड बजाते हैं, उनके यहाँ बैंड का कल्चर थोड़ा कम है। सो दैट्स हाउ, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मूव। हाँ जी, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान को लेके बहुत सारी जो हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इन डेवलपमेंट्स में कल एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये निकल के आई है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो है एक ट्रस्ट सेटअप किया है जो कि अफ़गानिस्तान में, अब आपको पता है 15 अगस्त के बाद जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया और वहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई। वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे अशरफ गनी वो कंट्री छोड़ के भाग गए, और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे अमरुल्ला साले वो जो हैं अभी भी वहाँ रह के तालिबान से किसी न किसी तरीके से लड़ रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग टू रीग्रुप। तो कुछ कहते हैं कि वहीं है, कंट्री में है, कुछ कहते हैं तजिकिस्तान में है। सो नोबडी रियली नोज वेयर ही इज़, बट एवरी नाउ एंड देन उनका जो है एक मैसेज आता रहता है कि आई एम विद माई कंट्री एंड आई एम फाइटिंग फॉर माई कंट्री। तो लेकिन मीन वाइल वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल है। तो जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया था तो अफ़गानिस्तान के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज था और उनके जितने भी फंड्स थे वो सब जो है फ्रीज़ कर दिए गए थे, ठीक है। तो फ्रीज़ करने के बाद जो है अफ़गानिस्तान में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसीलिए अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्जेंटली जो है कैश रिक्वायर्ड है। ये कैश जो है कॉमन मैन को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो आने वाली जो सर्दी है, अफ़गानिस्तान इज़ अ ड्राई कंट्री, रिमेंबर इट, ठीक है, और ऊपर से लैंडलॉक्ड है। तो वहाँ पे जो है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं। तो कम से कम वो जो है वहाँ अफ़गानिस्तान के जो कॉमन लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है वो आराम से निकाल सके। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने ये ट्रस्ट जो है ये सेटअप किया है, और इसमें जो सबसे पहला डोनर बना है वो बना है जर्मनी। तो जर्मनी ने जो है $58 मिलियन जो है कंट्रीब्यूट किए हैं, और ये ट्रस्ट जो है बाकी कंट्रीज़ के साथ भी कॉन्टैक्ट। सो इस इस ट्रस्ट में जो है अब डोनेशंस आएंगी, और ये ट्रस्ट जो है डायरेक्टली जो है ट्राई करेगा कि कैश जो है अफ़गान के कॉमन सिटीजन्स को हैंड ओवर कर दिया जाए। क्योंकि अगर ये कैश या ये पैसा गलत हाथों में चला जाता है, स्पेशली तालिबान के हाथ में चला जाता है, तो इट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर द रीजन और मे बी द इंटायर वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे इससे ही एक रिलेटेड एक और डेवलपमेंट बता दूँ कि मॉस्को फॉर्मेट काफ़ी जो है न्यूज़ में चल रहा है। तो ये मॉस्को फॉर्मेट क्या है? ये मॉस्को फॉर्मेट इज़ बेसिकली टॉक्स, या आप कह लीजिए डायलॉग्स बिटवीन तालिबान एंड अदर कंट्रीज़। अब ये अदर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो रशिया ने जो है ये डायलॉग्स होस्ट किया है, या मॉस्को फॉर्मेट, क्योंकि रशिया की कैपिटल है मॉस्को, तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं। तो रशिया ने इसमें इनवाइट किस किस को किया है? तो इसमें यूएस, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, और इस बार इंडिया भी इनवाइटेड था। तो इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और साथ साथ जो है तालिबान तो आएगी ही आएगी। सो इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम, सॉरी सेकंड टाइम व्हेन इंडिया ऑफिशियली और पब्लिकली जो है अफ़गानिस्तान या तालिबान के साथ जो है हमने कोई डायलॉग किया है। तो अफ़गानिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे उनके डिप्टी पीएम, ठीक है। और इस तालिबान मॉस्को फॉर्मेट वाली जो ये डायलॉग्स थी इनको जो है चेयर किसने किया था? वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव। तो ये याद रखना, ये मॉस्को फॉर्मेट।
इसके अलावा एक और डायलॉग जो है बड़ा फेमस है जो चलता है, वो कौन सा डायलॉग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रोइका टॉक्स, ठीक है, ट्रोइका टॉक्स। ट्रोइका जो है वो एक रशियन वर्ड है, तो ये ट्रोइका टॉक्स में भी जो है बेसिकली तालिबान और बाकी कंसर्न कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स के बीच में नेगोशिएशंस चल रही हैं। यहाँ पे एक अच्छी डेवलपमेंट ये निकल के आई थी कि रशिया हो या चाइना हो, इन दोनों ने ही तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है। जैसा कि पाकिस्तान को लग रहा था कि ये दोनों रिकॉग्नाइज कर देंगे, उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो है काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है तालिबान के सपोर्ट से रीजन में एक तो उसको एक स्ट्रेटिजिक डेप्थ मिल जाती है, प्लस वो इस सारे जो सिस्टम का जो यूज़ है फॉर इट्स गेन्स अगेंस्ट इंडिया कर सकता है। तो मोर ओवर साउथ एशिया में भी जो है तालिबान के ओवरटेक के बाद फंडामेंटलिज्म जो है वो थोड़ा राइज हुआ है, और जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल में राइज आया है कि अगर अफगानिस्तान में ऐसा हो सकता है तो बाकी जगह भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए चाइना हो या रशिया हो या यूएस हो, ये सब बात तो कर रहे हैं बट रिकग्नाइज या रिकग्निशन किसी ने भी नहीं दिया है। लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम आप में से आधे शायद उस टाइम पैदा भी नहीं हुए होंगे, जो गवर्नमेंट है तालिबान की वो 1996 में फॉर्म हुई थी और 2001 तक वहाँ पे रही थी। तो ये ऑल्दो तालिबान ने ओवरटेक करना 1990 में ही शुरू कर दिया था, तो ये जो गवर्नमेंट थी इसको पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तीन ही कंट्रीज़ ने रिकग्नाइज़ किया था। सऊदी ने रिकग्नाइज़ किया था, सऊदी अरेबिया, यूएई ने रिकग्नाइज़ किया था, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ किया था। इसके अलावा और पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री ने इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार ना तो सऊदी ने रिकग्नाइज़ किया है ना यूएई ने रिकग्नाइज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने जो है इसे रिकग्निशन दी है। तो चाइना और मॉस्को ने भी नहीं दी है। इनफैक्ट रशिया ने तो रेड लाइंस बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रखी हैं, और रशिया ने इस मीटिंग में क्लियर कट ओपनली पब्लिकली कहा कि आपको अपनी गवर्नमेंट जो है उसे इंक्लूसिव बनाना होगा और ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब पाकिस्तान की बात चली है तो पाकिस्तान की बात अच्छे से कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि FATF की जो प्लेनरी सेशन है वो चल रहा था, तो कल वो प्लेनरी से या आज जो वो है प्लेनरी सेशन वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसमें इसमें इस सेशन में होता क्या है, इस सेशन में बेसिकली जो FATF है उसके मेंबर्स जो है वो मीटिंग करते हैं, और ये देखते हैं कि क्या वर्ल्ड में टेरर फाइनेंसिंग को लेके, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग को लेके क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो टेरर फाइनेंसिंग होता है कि जब आप टेरर एक्टिविटीज़ के लिए पैसा देते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग होता है जब आप पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है लेके जाते हैं बिना टैक्स पे किए। दैट्स बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस चीज़ के लिए जो है ये FATF जो ये बॉडी है ये काफ़ी पावरफुल बॉडी है वर्ल्ड की, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स है जो वो है पेरिस में। तो इसने जो है पाकिस्तान को अब भी ग्रे लिस्ट में रखा है। तो ये इससे होते ही पाकिस्तान जो है लगातार फॉर द 4th ईयर इन अ रो विल स्टे ऑन ग्रे लिस्ट। तो ये जो ग्रे लिस्ट है FATF की, दो लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। तो ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज़ रहते हैं जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं, जहाँ से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी के हाल ही के टाइम में ब्लैक लिस्ट में सिर्फ दो ही कंट्रीज़ आ रहे हैं, ठीक है। ब्लैक लिस्ट वाले जो कंट्रीज़ हैं, एक तो है नॉर्थ कोरिया और दूसरा जो है वो है ईरान, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार पिछले 2018 से वो ग्रे लिस्ट पे है और ग्रे लिस्ट पे ही मेंटेन रहा है। इसके साथ जो एक नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि टर्की जो है,
टर्की जो पाकिस्तान को ऑफ लेट काफ़ी सपोर्ट कर रहा था और इंडिया के काफ़ी जो है एंटी हो रहा था। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के सबमिट में भी उन्होंने बहुत बार जो है लगातार कितने सालों से कश्मीर का इशू उठा रहे हैं और इंडिया को जो है एक बैड लाइट में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टर्की जो है वो अपने दोस्त के साथ जो रिसेंटली फाउंड इनका फ्रेंड है FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया है। टर्की इज़ द न्यू एंट्रेंट इन FATF ग्रे लिस्ट। यस, टर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो FATF की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेके जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये FATF की वेबसाइट है और अगर मैं यहाँ अबाउट में जाता हूँ और यहाँ पे FATF की प्रेसिडेंसी की बात करता हूँ तो राइट नाउ जो FATF के प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर मार्कुस प्लेयर। ये जर्मनी से हैं और इनकी जो टेन्योर है वो 2020 से लेके 22 तक है। तो FATF की जो प्रेसिडेंसी है और FATF का जो हेडक्वार्टर्स है तो यहाँ पे अगर आप मैं FATF के सेक्रेटरीट पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का आ रहा है और ये FATF का स्ट्रक्चर और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्रेटरीट जो है वो लोकेटेड है OECD के हेडक्वार्टर्स पेरिस में। तो OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसी के हेडक्वार्टर्स में ही FATF का हेडक्वार्टर्स भी इंक्लूडेड है। तो इसके अलावा आपको अगर मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स देखने हैं तो ये सारे जो हैं FATF के मेंबर कंट्रीज़ हैं। हेयर यू कैन सी इंडिया, आप यहाँ पे इंडिया देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको एसोसिएट मेंबर्स में अगर देखना है तो ये बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनकी एसोसिएट मेंबर्स है। इसमें से है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग जिसको APG कहते हैं। इंडिया इस APG का भी मेंबर है और जब जब इसको टास्क मिला था पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तब कोइंसिडेंटली इस ग्रुप का चेयरमैन इंडिया ही था, ठीक है। तो अब इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा द ग्रे लिस्ट एंड द ब्लैक लिस्ट। तो ये जो है लिस्ट का नाम है जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। तो ये ऑफिशियल नेम है ग्रे लिस्ट का। ग्रे लिस्ट जो है कि इनफॉर्मली कहा जाता है। तो जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग अक्टूबर 2021। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुरिस्डिक्शन जिन जिनको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है अल्बानिया, बारबाडोस, बुर्किना फासो, कंबोडिया, ये सब की सब। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान और उसी के नीचे आप लेटेस्ट एंट्री देख सकते हैं टर्की को यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब के सब जो कंट्रीज़ हैं ये ग्रे लिस्ट में इंक्लूडेड हैं और जो 2 कंट्रीज़ जिनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनका नाम है बोट्सवाना और मॉरिशस। इन दोनों को जो है ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है इस रीसेंट प्लेनरी सेशन से, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो ये न्यूज़ थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन और जो US है उसके बीच में थोड़ा सा एक जो है आप कह सकते हैं डिस्प्यूट चल रहा था। ये डिस्प्यूट किस चीज़ को लेके था? तो ये टेक जायंट्स को लेके डिस्प्यूट था। ऑल्दो US खुद जो है वो इन टेक जायंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बट अल्टीमेटली ये हैं अमेरिकन कंपनीज और अमेरिका के लिए ये बहुत सारा पैसा, पावर और टैक्स जो है वो जनरेट करती हैं। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो एक टैक्स लगा रहे थे क्योंकि इन कंपनीज़ ने जो है बहुत सारे लूप होल्स को एक्सप्लॉयट करके इन कंट्रीज से बिजनेस तो जनरेट कर लिया था पर इन कंट्रीज़ में कोई टैक्स नहीं पे कर रही थी। तो यहाँ पे एक डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया जाता था इन कंट्रीज से। तो अब जो है अग्रीमेंट हो गया है कि अब ये कंट्रीज़ जो हैं कौन कौन से, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन और US, ये इन कंट्रीज़ के ऊपर अब ये डिजिटल टैक्स नहीं लगाएंगे और वह जो है स्विच कर जाएंगे किसे, न्यू ग्लोबल टैक्स डील। अब आपको पता है 140 कंट्रीज़ ने मिलके जो है OECD की प्रेसिडेंटशिप के अंडर जो है 140 कंट्रीज़ ने मिलके एक ग्लोबल टैक्स डील जो है वो अचीव कर ली है जिसके अंडर जो है ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स जो है
वो लगेगा। हर कंट्री को जो है कम से कम 15% टैक्स लगाना पड़ेगा, उससे कम नहीं लगा सकती, उससे ज़्यादा आप जितना मर्जी लगा सकते हो। ये क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इससे BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये डील अचीव की गई है। तो इसके थ्रू क्या करने की कोशिश की जा रही है? बेसिकली होता क्या था कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत कम या ज़ीरो टैक्स लेते थे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे गूगल, अमेज़न या फेसबुक हो गई, तो ये इन कंट्रीज़ में जो है अपना सारा प्रॉफिट शिफ्ट कर देते थे, और जिस कंट्री से एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे कोई रेवेन्यू जो है वो शो नहीं करते थे। तो उससे क्या होता था, उस पर्टिकुलर कंट्री को बहुत ज़्यादा टैक्स लॉस होता था और उसका पैसा जो है वो बाहर चले जाता था। तो इसी को ही बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ बिग नेम, मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया है। तो अब इस डील के तहत ये जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, अब ये कोई डिजिटल टैक्स नहीं लगाएंगे, रेदर दे विल स्टिक टू द ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% और हायर। ठीक है, और जो काउंटर करने के लिए एक डिजिटल टैक्स लगता था वो अब नहीं लगेगा। तो बदले में ये यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उनके लिए भी एक पॉलिटिकल जो है आप कह लीजिए प्लस पॉइंट बन गया है कि वो ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने यूएस कंपनीज़ के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी वो बचा ली है। सो ही कैन केटर टू हिज डोमेस्टिक ऑडियंस। ठीक है, तो ब्रिटेन ने कहा है कि जनवरी 2022 से कोई डिजिटल सर्विस टैक्स जो है वो किसी कंपनी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है तो वो इस टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली अगर जो भी एक्स्ट्रा बनता होगा उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। ठीक है, और दूसरी ही साथ में रिलेटेड न्यूज़ है कि गूगल ने जो है अपनी प्ले स्टोर की फ़ीस जो है वो सब हाफ कर दी है। अब देखिए गूगल जो है और अमेज़ॉन, सॉरी एप्पल जो है, गूगल प्ले स्टोर चलाता है, ठीक है, और एप्पल जो है वो ऐप स्टोर चलाता है। तो इन दोनों पे आप जो हैं अपनी ऐप को होस्ट करते हैं, वहाँ से लोग इसे डाउनलोड करते हैं, क्योंकि बेसिकली वर्ल्ड में दो ही डोमिनेटिंग प्लेयर्स है, एक एंड्रॉयड है और एक iOS है। तो इन दोनों के बीच में जो है कंपटीशन रहता है। तो ये दो अगर प्लेटफॉर्म किसी को डिनाई कर दें ऐप होस्ट करने के लिए तो उसके पास बहुत कम और बहुत छोटी ऑप्शंस बचती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जैसे कोई सब्सक्रिप्शन ऐप है, जैसे आप स्पॉटिफाई लगा लीजिए या आप किंडल लगा लीजिए, जिसमें आप चीज़ें सब्सक्राइब करते हैं और मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है या हॉटस्टार है। तो इन सब को जब आप डाउनलोड करते हैं तो या तो एंड्रॉयड से करेंगे या iOS से करेंगे, इसके अलावा विंडोज़ की भी ऑप्शन होती है, बट लेट्स फॉर नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टू। तो जब आप इन दोनों से डाउनलोड करेंगे तो उसको पेमेंट करेंगे। तो क्यों ये जो पेमेंट वहाँ पे ये ऐप होस्ट की हुई है, तो इन्होंने कुछ कंडीशंस ऐसी रख दी हैं, तो और कहा है कि अगर एंड्रॉयड पे आपकी ऐप होस्ट हो रखी है तो वो जो पेमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के पेमेंट गेटवे के थ्रू ही होगी, जिसका ये अलग से चार्ज करते थे, जिसके लिए ये कंपनीज़ को अलग से चार्ज करते थे। मतलब नेटफ्लिक्स को अगर अपनी एंड्रॉयड पे ऐप होस्ट करनी है तो नेटफ्लिक्स बेसिकली उसके लिए तो पेमेंट करेगा ही प्ले स्टोर को, लेकिन नेटफ्लिक्स को जो सब्सक्रिप्शन फीस मिल रही है उसमें से भी 30% जो है वो गूगल यानी प्ले स्टोर के साथ शेयर करना पड़ता था। तो अब ये जो है ये आप कह लीजिए अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। तो इसी के चलते जो है गूगल के ऊपर बहुत सारे एंटी ट्रस्ट केसेस जो है बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में चल रहे हैं। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो साउथ कोरिया ने एक लॉ पास किया था जिसके अकॉर्डिंगली ऐसा करना जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर देंगे। तो अब गूगल ने क्या कहा है? गूगल ने कहा है कि हम ये जो 30% फ़ी है इसको कम करके 15% कर देंगे। हटाई नहीं है, अभी भी याद रखिएगा, हटाई नहीं है। ऐप iOS भी लेता है, एंड्रॉयड भी लेता है, दोनों ले रहे हैं, बट फिलहाल के लिए मैं सिर्फ प्ले स्टोर या एंड्रॉयड की ही बात करूँगा। तो ये 30% लेता था, अब ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 15% ही चार्ज करेंगे। तो अगेन एब्यूज़ ऑफ पावर तो है लेकिन थोड़ा कम हुआ है, तो कान घुमा के पकड़ने वाली भी बात है। तो ये न्यूज़ है।
तो आप याद रखिएगा। बाकी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको ये टॉपिक और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है भारत नेट। अब ये भारत नेट है क्या? तो आपने देखा होगा कि डिजिटल इंडिया के अंडर बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि इंडिया में डिजिटल कनेक्टिविटी जो है स्पेशली थ्रू ब्रॉडबैंड इंटरनेट वो जहाँ तक हो सके वहाँ तक पॉसिबल भेज दी जाए। अब इस भारत नेट प्रोजेक्ट में भी यही था कि इंडिया के अंदर 2.5 लाख्स जो है ग्राम पंचायत हैं। इन ग्राम पंचायत को जो है जोड़ना है इंटरनेट से। ठीक है, तो इसके लिए भारत नेट जो है प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है ये इनिशियली BBNL के थ्रू स्टार्ट किया गया था, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के थ्रू। लेकिन प्रॉब्लम आई लास्ट माइल कनेक्टिविटी में। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब कि जैसे कि आप सपोज कीजिए लेट्स टेक XYZ स्टेट ऑफ इंडिया, उस XYZ स्टेट तक तो फाइबर डाल दी गई है और उस पूरे स्टेट को फाइबर ऑप्टिक से कन्वर्ट कर दिया गया है। इट इज़ जस्ट लाइक फाइबर ऑप्टिक से भी नहीं, मैं आपको रोडवेज से समझाता हूँ कि एक हाईवे बना सिटी A और सिटी B के बीच में, तो उस हाईवे के आसपास जितने गांव आ रहे थे वो तो चलो कवर हो गए, उनको तो कनेक्टिविटी मिल गई। लेकिन उस हाईवे से तो जो थोड़े दूर गांव थे उनको कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, वो तो अभी भी अनकनेक्टेड ही हैं। तो यहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या होगी कि उस हाईवे से एक जो है सब रोड या एक छोटी रोड जो है निकाली जाए जो उस पर्टिकुलर गांव तक कनेक्टिविटी दे। सिमिलरली आपने ऑप्टिकल फाइबर तो डाल दिए, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से आपने हर ग्राम पंचायत को कैसे कनेक्ट करना है, तो वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि फंड्स की कह लीजिए आप या टेक्निकल नो हाउ की थोड़ी कमी हो रही थी। तो फिर यहाँ पे DOT विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है मैं हैंडल कर रहा है, नोडल एजेंसी है, उस DOT ने क्या किया कि टेंडर निकाला और DOT को ये सजेस्ट किया गया कि आप ये जो काम है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करवाइए। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करवाएंगे तो आपको ये क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि एक तो इससे जो है आपका काम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और फिर जो है रिसोर्सेज और मनी जो है वो भी सेव होगा। तो उसके लिए DOT ने एक टेंडर निकाला था। तो टेंडर जो निकाला था उसमें बहुत सारी जो है कन्फ्यूजन और एम्बिगिटीज़ थी। तो उसके चलते जो है जितनी प्राइवेट कंपनीज जो एलिजिबल थी इस टेंडर को भरने के लिए, उन सब ने DOT से बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मांगी कि आपने यहाँ पे ये बात कही है, ये बात कही है, कल को इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमें हरास या हमें किसी तरीके का जो है पेनल्टियाँ तो नहीं लगा दी जाएंगी। तो इसीलिए जो है DOT ने इस टेंडर को रिवाइज़ करने के लिए कहा और DOT के टेंडर रिवाइज़ होते ही अब जो है DOT कह रही है कि हम नया टेंडर बहुत ही जल्द निकाल देंगे। ठीक है, तो ये जो PPP मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, ठीक है, ये इनिशियली केरला, ठीक है, कर्नाटका, उसके अलावा राजस्थान, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल, यानी इन 16 स्टेट्स में जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा इनिशियली। ठीक है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है कि जितनी हमारी 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं उन सबको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, तो अब होगा क्या कि PPP मोड के अंडर जो है एक बिडिंग के थ्रू एक प्राइवेट प्लेयर जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा जो पार्टनरशिप में काम करेगा, किसके साथ? BBNL के साथ। BBNL का काम ख़त्म नहीं हो गया है यहाँ पे। BBNL और ये जो प्राइवेट कंपनी होगी ये मिल के पार्टनरशिप में काम करेंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन दोनों की कि ये क्रिएट करें, अपग्रेड करें, ऑपरेट करें और मेंटेन करें किसको? इस पूरे नेटवर्क को, यानी इस पूरे जो है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनेक्टिविटी दे दी है, कल को अगर कि कनेक्शन में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो होगी वो भी इन्हीं की होगी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ये प्रोजेक्ट जो है
16 में लॉन्च किया गया था, तो अब तक इसमें जो है करीब करीब 1.5 लाख जो है हमारी ग्राम पंचायत उनको कवर कर लिया जा चुका है। लेकिन बाकी जगह जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो था आपका भारत नेट प्रोजेक्ट। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, और जो एज सुन एज पॉसिबल हम लोग आपका डाउट जो है वो क्लैरिफाई कर देंगे। थैंक यू।